वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आया हूँ बड़े ही लंबे समय के बाद और आज हम लोग बायो का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक सीरीज़ है जो कि मैं एनसीईआरटी की क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, इस वजह से मैं इसको कुछ पार्ट्स में बनाऊँगा। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं चीज़ों को सही तरीके से बता सकूं, ताकि आप लोगों को इसमें हेल्प मिल सके और आपको एक बेसिक सेंस डेवलप हो सके कि आखिरकार ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है। चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, नर्स्ट मायर 1904 to 2004। ये एक साइंटिस्ट थे जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। इन्होंने जो था टाइटल भी एज्यूम किया था, अलेक्जेंडर अगेसियस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिट्स का 1975 में। और इन्होंने काफ़ी प्राइजेस जीते, जैसे कि इनको 3 प्राइज़ मिले थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे बायोलॉजी के फील्ड में, जैसे बाल्जन प्राइज़ 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी 1994 में एंड क्रफूड प्राइज़ 1999 में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आज चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमें ये बताया गया है हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिविंग हैं, जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटेट में रहती हैं, या तो बहुत ज़्यादा ओशियन की डेप्थ में, या फिर बहुत हाइट पे माउंटेन्स में, स्नो कवर्ड माउंटेन्स के अंदर, और कुछ जगहों पे ऐसे हॉट स्प्रिंग्स में भी, और बहुत ठंडे, मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। तो आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग, इसका लिविंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है, When we try to define living, we conventionally look our distinctive characteristic exhibited by living organisms। जब हम लिविंग की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम एग्जिबिट करते हैं वो होती हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, ये सब चीज़ों को लेकर के। इसके अंदर हम जो और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खुद को रेप्लिकेट करने की, सेल्फ ऑर्गेनाइज की, मेटाबोलाइज करने की एक्टिविटीज़ को। लेकिन एक तरफ ये भी देखते हैं कि लिविंग थिंग्स तो सारे ग्रो करते हैं, कुछों का मास बढ़ता है, कुछों का नंबर भी बढ़ता है, और इंडिविजुअल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं ग्रोथ के, जैसे कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करता है सेल डिवीजन के थ्रू। प्लांट्स के अंदर ये जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है, वो अपनी लाइफ स्पैन में डिवाइड होते रहते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें तो वो जो होता है डिवीजन से ही, बाइनरी फ्यूजन से बढ़ता रहता है। इन एनिमल दिस ग्रोथ सीन अप टू अ सर्टेन एज। अब बैक्टीरियाज में या अमीबा में तो ग्रोथ लाइफ स्पैन चलता रहता है, लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में ग्रोथ जो होता है लिमिटेड एज तक ही देखने को मिलता है। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं छोटे, तो छोटे से हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद एक एज तक हमारी हाइट, वेट, बॉडी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद हम लोग एक फिक्स हो जाती है और वही हमारा हाइट, वेट हमारी थ्रू आउट लाइफ चलता है। अब एक तो ये तरीका होता है, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल डिवीजन से बढ़ते हैं, और कुछ जो होते हैं इन विट्रो कल्चर में बढ़ते हैं, यानी कि आउटसाइड द अंडर माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस में बढ़ते हैं। लैब के अंदर बहुत सारे प्लांट एनिमल्स को इस तरीके से भी करा जाता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। यहाँ पे लिखा गया है कि बॉडी मास का बढ़ने को हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं, लेकिन इस हिसाब से तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका भी मास बढ़ता है, क्राइटेरिया है ग्रोथ का। माउंटेन, सैंड मूल्स, जो 2.5 मीटर के बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, वो भी धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। तो इस काइंड का तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी वो देखने को मिलता है, इस तरीके की ग्रोथ तो हमको। तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर के जो ग्रोथ है उसको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है, एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। अब रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ की, लाइफ लिविंग की, ये वो भी मानी जाती है कि अगर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है तो यानी कि वो ग्रो कर रहा है, नहीं कर सकता तो यानी कि वो ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो स्टाइल होती हैं, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो क्या हम इसको ये समझें कि वो ग्रोथ नहीं करते या वो लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग है,
तो इसलिए हम इसको भी एज ए क्राइटेरिया के तौर पर हम अभी नहीं देख सकते। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रा और ईस्ट की बात की है जो कि बडिंग के थ्रू ग्रो करता है, तो वहाँ पे बडिंग देखने को मिलती है। तो और फंगस जो होती है उसके अंदर अलग तरीके से ग्रोथ होती है। फंगस में स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनीमा, मोसिस, ये सब भी ग्रो करते हैं। तो जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं इस सिनोमिनस विद ग्रोथ, इनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो हमने अभी डिफाइन किया था ग्रोथ को सेल नंबर बढ़ते हुए, तो हमने नोटिस किया है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो कर सकता है। तो हम अब यहाँ पे ये टर्म भी यूज़ नहीं कर सकते कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं है। फिर इसके लिए हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक और देखते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल्स के बने हुए हैं। ये केमिकल्स जो हैं कुछ तो स्मॉल हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हैं और हर क्लास साइज फंक्शन के बिलोंग करते हैं, और ये जो हैं धीरे धीरे करके चेंज लाते हैं कुछ बायोमोलिक्यूल्स में। ये कन्वर्जन जो होती है केमिकल रिएक्शंस होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। यहाँ पर कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो कि एक साथ एक बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती हैं। सारे प्लांट एनिमल्स जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, वो एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं या किसी भी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म कह रखा होता है। लेकिन इसमें लिखा है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस जो है किसी नॉन लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें कि एक सेल फ्री सिस्टम के अंदर वहाँ पर भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही होती हैं जो कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर करते हैं। अब देखिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर की गई रिएक्शन तो वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्या है। तो लेकिन जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ट्यूब के अंदर हो रही होती हैं उनको हम लोग आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि हम ये कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का वो डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का। जो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये जो कि इसमें कहा कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली। हम जो होते हैं चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, पॉल्यूटेंट्स को। और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स बनाते हैं, ये सेंस करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज़ को। अब रिप्रोडक्शन कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो जितने टाइम उनको सनलाइट मिलता है उसी टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जिस वजह से जितना केमिकल एंटर एंड ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज़। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग के बारे में। ह्यूमन बींग्स ही एक इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने आप के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं। उनके पास कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जब हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एक लिविंग स्टेट को डिफाइन करना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो सांस ले रहा है, जो चल फिर पा रहा है, वो पेशेंट लिविंग है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे लेटा हुआ एक पेशेंट जिसके हार्ट लंग्स जो है मशीन से सपोर्ट कर रखे हैं, वो पेशेंट क्या है? वो लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? क्योंकि अभी लिविंग को आप कहते हैं जो खुद कर रहा है, लेकिन यहाँ तो मशीन सपोर्ट कर रही है उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को। तो उसको हम या तो उस पेशेंट को कहेंगे ब्रेन डेड, यानी कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इस वजह से वो पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में कम बैक नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पे उसको ब्रेन डेड कहेंगे। हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि इंटरेक्शंस कैसे होती हैं। जो टिश्यूज़ होते हैं सेल्स के अंदर, properties of tissues are not present in the constant cell but arise as a result of interaction among the constant cells। यहाँ पे ये कहा गया है जो टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी सेल्स में नहीं होती। वो सारे सेल्स की इंटरेक्शन, जब सारे सेल मिलकर एक साथ काम करते हैं तब उसकी वो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसी वजह से किसी भी सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टेंट्स में नहीं होती, लेकिन जब वो एक साथ काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो होते हैं कंपोनेंट बनाते हैं और वो एक साथ काम करते हैं एज एन ऑर्गेनिल। ये इंटरेक्शंस की वजह से ही हायर लेवल पे जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती रहती हैं।
जैसे मान लीजिए कुछ सेल्स मिले, उन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म किया जो कि एक टिश्यू में, जो कि सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना, जिसमें सेल्स ने काम करा तो टिश्यू ने रिस्पॉन्ड किया। अब वैसे ही कई सारे टिश्यूज़ मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर एक छोटा सा ऑर्गन रिस्पॉन्ड करेगा, और जब ऑर्गन्स के पार्ट्स रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम पूरा रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि देर इज द फिनोमिना इज थ्रू हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे हर लेवल पे एक हिरार्की है, पहले छोटा काम कर रहा है, फिर उसके बड़ा साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, जो सेल्फ रेगुलेट करते हैं सिस्टम को, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, कर सकते हैं। बायोलॉजी जो है वो स्टोरी है लाइफ की अर्थ के ऊपर। बायोलॉजी में हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, देखते हैं जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्रेजेंट में कैसे हैं, पास्ट में कैसे थे और फ्यूचर में कैसे होंगे। ये एक दूसरे से किसी ना किसी जेनेटिक मटेरियल किसी डिग्री पे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। हम कहीं ना कहीं हम अपने एंसेस्टर से भी रिलेट करते हैं, और जो हमारे आने वाली जनरेशन्स होंगी उनके साथ भी कहीं ना कहीं किसी डिग्री पे रिलेट करेंगे। तो अब हम यही पढ़ेंगे इसमें। अब हम यहाँ देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि लार्ज वैरायटी ऑर्गेनिजम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें तो इतनी छोटी हैं कि वो उनको आप अपनी सिर्फ आंखों से देख नहीं सकते। आपके हाथ में इतने सारे बैक्टीरिया, जर्म्स हो सकते हैं जो शायद आपको खाली आंखों से ना दिखें, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ला के देखेंगे तो शायद आप उनको देख पाएँ। अगर आप कभी किसी गहरे घने जंगल में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो आप ये लगा सकते हो कि जो स्पीशीज़ हैं हमारी जो अर्थ पे, वो लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक हैं। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ नहीं ज़्यादा हैं, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म का नंबर टाइप जो अर्थ पे मौजूद है उसको हम काउंट करते हैं। हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, ध्यान देखें और पुराने चीज़ों को भी अपने पास सेफ रखें। और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम आज भी नई से नई जो स्पीशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जैसा कि पहले बताया गया है कि बहुत सारे प्लांट एनिमल्स तो ऐसे हैं हमारे एरिया में जिनको हम अपने लोकल नेम से जानते हैं, लेकिन अगर आप लोकल नेम की बात करोगे वो तो हर जगह अलग होता है, क्योंकि हर जगह भाषा एक जैसी नहीं है। जैसे अगर इंडिया में हम मेजॉरिटी बात करें हिंदी और इंग्लिश चलता है, लेकिन अगर हम चाइना में चले जाएंगे तो वहाँ चाइनीज़ होगी, फ्रांस में चले जाएंगे तो वहाँ फ्रेंच देखने को मिलेगी। इस वजह से हर ऑर्गेनिज्म को लेकर के हमने एक नॉमेनक्लेचर किया है। नॉमेनक्लेचर को अगर मैं हिंदी में लोकल में समझाना चाहूँ तो उसे नामकरण कहना सही होगा, जिसके अंदर हम एक चीज़ को सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको उसका नाम देते हैं, ताकि उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइडली ये नॉमेनक्लेचर जो एक्सेप्ट है, जिसके थ्रू अगर कोई भी आदमी कहीं से भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहे, स्टडी करना चाहे, तो वो स्टडी कर सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने कुछ नेम्स हैं जो कि क्राइटेरिया पे बेस्ड हैं, जिनके लिए करते हैं। जैसे कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम लोग ICBN के थ्रू नॉमेनक्लेचर किया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट स्पीशीज़ के नाम रखे गए हैं बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू रखे जाते हैं। ऐसा ही जो एनिमल्स के थ्रू होते हैं, एनिमल्स का नाम रखा जाता है ICZN के थ्रू, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये इस बात को ध्यान रखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, उसका एक से ज़्यादा नाम ना हो, और इसी वजह ताकि उसको किसी और उस नाम का कोई और ऑर्गेनिज्म ना हो। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं ताकि किसी को भी साइंटिफिक नेम दिया जा सके जिसमें उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए अगर हम लोग एक नाम लिखते हैं तो उसमें एक तो नॉर्मल नेम होता है और एक हमारा सर नेम होता है। उसी तरीके से किसी भी प्लांट का या एनिमल का जब नेम लिखा जाता है तो एक उसका जेनेरिक नेम होता है, दूसरा उसका स्पीशीज़ नेम होता है। जैसे कि अगर मैं मैंगो की बात करूँ तो मैंगो का जो
बोटानिकल नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे जो मैंजीफेरा है वो आपका जेनेरिक नेम है, और जो आपका इंडिका है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट नेम है। ये सिस्टम जो है हमको ये इस जो ये टू नेम रखने वाला सिस्टम है इसको हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ये कैरोलस लिनेनियस ने प्रैक्टिस किया था, और आज ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। हर चीज़ का अपना एक नाम है जो कि आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बता रखा है, मैंने अभी आपको मैंगो का एग्जांपल दिया, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ये एक बायनोमियल नेम है मैंगो का, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। हो सकता है किसी जगह पे मैंगो को मैंगो ना कहा जाता हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसे कुछ और कहते हो, लेकिन अगर आप साइंटिफिक नेम से जाएंगे तो आपको उसका नेम यही मिलने वाला है। अब इस नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में लिखा जाता है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज जो होती है उसको, लैटिन का मतलब है कि जो भी वर्ड्स आप लिखोगे वो इटैलिक फॉर्म में लिखोगे, या तो आप इटैलिक लिखोगे या फिर उनको नॉर्मल लिखोगे तो उनको अंडरलाइन करोगे। और हमेशा जो हमारा जेनेरिक नेम का फर्स्ट वर्ड होता है उसको आप लोग बड़ा बनाते हो, और जो बाकी स्पेसिफिक नेम होता है उसका आप वर्ड छोटा बनाते हो। जैसे अगर यहाँ पे आप मैंजीफेरा इंडिका को आप ध्यान दो तो मैंजीफेरा में जो एम है वो आपका एम जो है बड़ा है, और इंडिका का आई आपका छोटा है। दूसरी तरफ बायोलॉजिकल नेम, जैसे कि मैंने बताया, जब आप हाथ से लिखते हो तो इटैलिक नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, मैंजीफेरा को अलग से और इंडिका को अलग से। पहला वर्ड जो होगा वो ये डिनोट करता है कि बायोलॉजिकल नेम है वो जीनस का होता है, और दूसरा नेम आपका स्पीशीज़ का होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका लिनन, तो यहाँ पे जो लिनन है ये नहीं आ सकता, ये गलत होगा। इसका अगर ये लिखता है तो इसका मतलब है कि ये जो स्पीशीज़ है लिनेनियस ने डिस्क्राइब की थी, बट जब हम किसी का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो इस तरीके से नहीं लिख सकते। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ही हमको प्रोवाइड नेसेसरी है। और ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, इम्पॉसिबल नामुमकिन नहीं है कि हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी कर सकें, क्योंकि हर किसी को कुछ तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ रख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हमने चीज़ों को सेपरेट कर रखा है, सेपरेट आउट करके उन लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डाल रखा है, अलग अलग क्लासेस में डाल रखा है, पूरे एक अलग हिरार्की में डाल रखा है। जब हम लोग इन चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे आप देखो डॉग, अगर आप डॉग का नाम सोचते हो तो डॉग्स जो होते हैं वो डॉग अलग हैं। डॉग भी दो तरीके के होते हैं, एक तो एशियाटिक हैं, दूसरे आपके जो ये मार्सुपियल हो जाएंगे। फिर कैट्स की बात करें तो कैट्स में भी ऐसा ही है, मैमल्स में भी। तो इस तरीके से जब हम लोग इतने सारे चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है, और जो कैटेगरीज की साइंटिफिक टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। अब आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करोगे कि प्लांट्स के लिए अलग अलग टेक्सा रखा जाता है, वीट का एक अलग टेक्सा है, एनिमल्स का अलग है, मैमल्स का अलग है, सब लोगों के लिए अलग अलग टेक्सा रखा जाता है। और जब इस टेक्सास की हम क्लासिफिकेशन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ द कैटेगरीज ऑफ दीज, सो यहाँ पे करते हैं। अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे जाते हैं जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये एक टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में होता है। तो टेक्सोनॉमी के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हमको बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप किसी चीज़ का नॉमेनक्लेचर करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पहले आप कैरेक्टराइज करोगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको क्लासीफाई करोगे, एंड देन आप उसको नॉमेनक्लेचर करोगे, उसका नाम दोगे। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही एक चीज़ों को जानने के लेकर बहुत ही ज़्यादा कीन थे, और वो जो थे इन चीज़ों के लिए रेफरेंस का यूज़ भी करते थे। ह्यूमन बींग्स को जो है सोर्स चाहिए होते हैं अपनी बेसिक नीड, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, जिसके लिए पहले के टाइम में उनको चाहिए होते थे, जिस वजह से वो चीज़ों को जो थे अपने यूजेस के बेसिस पे क्लासीफाई करते थे। लेकिन जैसे ह्यूमन बींग्स जो थे खाली इन चीज़ों को साथ साथ बाद में जो थे वो और भी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो गए कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको जानने के लेकर के
और वो ब्रांच जो कि इनके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में हमको बताती है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो भी लैटिन से ड्राइव किया गया है, सिस्टमा। सिस्टमा मीन्स सिस्टमैटिकली अरेंज करना ऑर्गेनिजम्स को। लिनेनियस ने सिस्टम नेचुरा यूज़ किया था अपने बुक के टाइटल में। इसके अंदर सिस्टमैटिक का स्कोप बताया गया था, जिसको बाद में उन्होंने एनलार्ज करके इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी जोड़ा। सिस्टमैटिक्स में हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी देखते हैं। अब हम बात